येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वागतमस्ति। इदानीम् अहं मनीष महोदयं निवेदयामि, कृपया अस्माकं कक्षा स्वीकरोतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इडागम। ठीक है, इडागम है क्या? आगम तो आप सभी लोग समझते होंगे। भवान् तो कर्मणि वाच्य उक्तवान् खलु? नहीं, इडागम कहा था पहले। कर्मवाच्य कह रहे थे, कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए, फिर इडागम के लिए कहा था कि इडागम करते थे पहले। ठीक है, तो आज देखिए इडागम क्या होता है कि क्षम्यतां महोदय, इसका अष्टाध्यायी सहजबोध का कौन सा भाग और पेज नंबर बताएंगे? मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। पार्ट 2 लेने के लिए भागना पड़ेगा हम लोग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले अभी दिखाऊंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा मैं आपको। और मोस्टली 11 वाला चैप्टर में कंफर्म करता हूँ। चैप्टर 11 है इडागम। चैप्टर 11 पेज नंबर है आपका 221। ठीक है, अब ये देखिए इडागम होता क्या है। आगम मतलब आप सभी लोग समझते हैं। आगम किसे कहते हैं? मित्रवत आगम, मित्रवत आगम। ठीक है, आप लोग सभी समझते हैं कि आगम क्या होता है, मित्रवत होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि इट आगम, इट आगम में क्या संधि हुई है, कोई बता सकता है? इट में इट को टा को डा कैसे हुआ? झलाम जशोंते से। हाँ, झलाम जशोंते। क्या सूत्र हमारा? झलाम जशोंते। ठीक है, बहुत बढ़िया। झलाम जशोंते से टा को डा होके इडागम बना हमारा। ठीक है, अब देखिए ये इडागम है क्या। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप पट धातु, भू धातु है हमारी। क्या धातु है हमारी? भू धातु है। ठीक है, एक सेकंड बस। ये जैसे देखिए आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अब हो रही है? अब हुई। हाँ, तो देखिए हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारी धातु होती है और प्रत्यय होता है। उस धातु और प्रत्यय के बीच में एक ई दिखाई देता है हमें। जैसे भविष्यति शब्द है हमारा। क्या शब्द है? भविष्यति। ठीक है, अब देखिए भविष्यति में आपको स्यति सुनाई दे रहा है। ये स्यति हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, 221। हाँ, स्यति हमारा प्रत्यय है और भू हमारी धातु है। पर इन भू धातु और स्यति प्रत्यय के बीच में एक ई आकर बैठता है। क्या आकर बैठता है? एक ई आकर बैठता है। ठीक है, हमें ये सीखना है। अब ये जरूरी, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर धातु में ई आकर बैठ जाए। नहीं, कुछ धातुएं हैं जिनको ही ई आकर बैठता है। ठीक है, और कुछ धातुएं जिनको ई आकर के नहीं बैठता है। ठीक है, अब कहते हैं धातु को ही केवल होता है कैसा? क्या? नहीं, ऐसे कुछ प्रत्यय होते हैं, कुछ प्रत्ययों को ईटागम होता है और कुछ प्रत्ययों को ईटागम नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन बात ये होती है कि आप प्रत्यय के ऊपर विचार कर लीजिए। किसके ऊपर विचार करिए? प्रत्यय के ऊपर। आप जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रत्यय में हम सभी धातु को लगाते हैं। एक प्रत्यय में हम क्या लगाते हैं? सभी धातुओं को लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारा सति प्रत्यय है। अब ये सति प्रत्यय को इट का आगम होता है। सति प्रत्यय को इट का आगम होता है। ठीक है, अब अर्थात की सति प्रत्यय बाद में रहेगा तो एक ई आकर के बैठेगा। ठीक है, ये एक पक्ष का निर्णय हो गया। ये सर्वत्र नहीं कि अगर बाद में सती है तो ई आकर के बैठेगा ही। एक पक्ष का निर्णय हुआ कि ई आकर के बैठेगा, एक निर्णय ये हुआ। ठीक है, फिर दूसरा हुआ कि धातु, धातु में भी यदि ई, धातु में भी ये आदेश होता है कि इस धातु को भी ई आगम होगा, मतलब इट का आगम होगा। किसका आगम होगा? इट का आगम होगा। अगर दोनों को इट का आगम हो रहा है तभी इट आकर के बैठेगा। यदि दोनों में से किसी एक को इट आगम नहीं हो रहा है तो बीच में इट आकर के नहीं बैठेगा। समझ में आपको? अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए भू धातु है। ठीक है,
भू धातु से आपने क्या लगाया, सती प्रत्यय लगाया, ठीक है। तो बीच में एक इट आकर के बैठा, बीच में एक इट आकर के बैठा। पर भू धातु और पट धातु से आपने तह प्रत्यय लगाया, तो बीच में आकर के एक इट आकर के बैठा, ठीक है। पर देखिए वो उसी पट धातु से जब हमने अनियर प्रत्यय लगाया तो बीच में इट आकर के नहीं बैठा। कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? कह धातु तो वही है, धातु वही है और यहाँ भी धातु वही है, सेम धातु है, मतलब धातु को तो इट का आगम हो रहा है। पर यहाँ पर क्या है, तह प्रत्यय को इट का आगम होता है, अनियर प्रत्यय को इट का आगम नहीं होता है। जब धातु को भी इट का आगम हो और प्रत्यय को भी इट का आगम हो, जब दोनों को इट का आगम होता है तभी इट का आगम होएगा, दोनों को मिलाकर के एक इट आकर के बैठेगा, ठीक है। यदि दोनों में से किसी एक को इट आगम प्राप्त नहीं है तो बीच में इट आकर के नहीं बैठेगा। अर्थात क्या मेरे साथ बोलिए कि धातु को भी इट होना चाहिए और प्रत्यय को भी इट का आगम होना चाहिए, ठीक है। धातु को भी इट का आगम होना चाहिए और प्रत्यय को भी इट का आगम होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखा हमने। अब हम देखिए, हम कहते हैं सेठ, क्या कहते हैं हम? सेठ। सह इट क्या बनता है? सेठ, मतलब इट सहित। जो धातु इट के सहित होती है उस धातु को क्या कहते हैं? सेठ धातु कहते हैं। क्या धातु कहते हैं हम? सेठ धातु, ठीक है। जो धातु इट के सहित होती है, अर्थात जिस धातु में इट लगेगा उस धातु को बोलते हैं सेठ धातु, ठीक है। और जिस धातु में इट, मतलब जिस प्रत्यय में इट का आगम होगा, जिस प्रत्यय में इट लगेगा उस प्रत्यय को हम कहते हैं सेठ प्रत्यय। क्या कहते हैं? सेठ धातु, सेठ प्रत्यय, ठीक है। सेठ धातु, सेठ प्रत्यय आपको समझ में आया? जिस धातु में इट नहीं लगेगा उसको, उस धातु को हम कहते हैं अनिट धातु। कौन सी धातु कहते हैं? अनिट, ठीक है। लिख लीजिएगा, छोटे छोटे बिंदु लिखिएगा कि जिस धातु में इट होगा उसे कहते हैं सेठ, जिस धातु में इट नहीं होगा उसे कहेंगे अनिट, ठीक है। जिस प्रत्यय में इट होगा उसे कहेंगे सेठ प्रत्यय, जिस प्रत्यय में इट नहीं होगा उसे कहेंगे अनिट प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर सेठ अनिट दो प्रकार के अभी आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए कि अब हम पहले हम समझेंगे कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। हमारे प्रत्यय तो हमारे बहुत सारे होते हैं, उन बहुत सारे प्रत्ययों में से कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिनको इट का, जो सेठ प्रत्यय हैं, कौन कौन से सेठ प्रत्यय हम ये पता कर लें एक बार, तो हम अपने आप ही अनिट प्रत्यय को इट का, अगर प्रत्यय अनिट है तो उसको इट का आगम आपको विचार करना ही नहीं है। करना पड़ेगा क्या? आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले आपको सेठ प्रत्यय देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये हिंदी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे ना इसे बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सेठ और अनिट प्रत्ययों का ज्ञान कराने के लिए एक सूत्र आया। सूत्र है आर्ध धातु कस्येड बलादे। क्या सूत्र है? आर्ध धातु कस्येड, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र को हम विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? इस सूत्र को हम विभाजन। तो आर्ध धातु कस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति महोदय? और आर्ध धातु कस्येट, इट, आर्ध धातु कस्य और फिर क्या है? इट है, ठीक है। एक मिनट आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए। अब आर्ध धातु कस्य में आपको दिख रहा होगा कि इसमें तीन शब्द पद है। कितने पद है हमारे? तीन पद। आर्ध धातु कस्य एक पद हो गया, इट एक पद हो गया और बलादे एक पद हो गया। आर्ध धातु कस्य और बलादे में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी का एक वचन है दोनों में। तो ये अब कहते हैं, और इट में क्या है? प्रथमा विभक्ति है। इट में क्या है? हमारी प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। अब अर्थ बना कि बलाद, अब ये इसमें बलादी आर्ध धातु क्या बना? अर्थ बलादी आर्ध धातु को इट का आगम होता है। एक बार बोलिए सभी लोग, बलादी आर्ध धातु को इट का आगम होता है। बलादी आर्ध धातु को इट का आगम होता है, ठीक है।
अब इनमें से जो लोग नए आए उनको तो थोड़ा बहुत ये चीज समझ में नहीं आएगी। अगर उनको वल प्रत्याहार का ज्ञान होगा तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए बल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यवरल के व से लेके सारे व्यंजन आएंगे। शेष व्यंजन सारे व्यंजन। इस प्रकार तो नहीं पढ़ाया मैंने आपको। ह छोड़ के बाकी सारे हाँ व्यंजन। सारे व्यंजन। भरत महोदय और या किस- को छोड़ के ह छोड़ के बाकी सारे व्यंजन। बल बोला मैंने तो हाँ, केवल या को छोड़ और ये छोड़ के ना, ये छोड़ के सारे व्यंजन, यह छोड़ के सारे व्यंजन। या को छोड़ करके सारे यह व्यंजन। छोड़ के सारे सारे व्यंजन। व्यंजन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वलाद, अब आदि मतलब क्या है? आदि मतलब आप लोग जानते हैं पहला, यदि कोई प्रत्यय क्या होना चाहिए उसकी, देखिए प्रत्यय, आपको कोई भी प्रत्यय दिखा, आपको उसमें 3 चीजें देखनी। कितनी चीजें देखनी है आपको? पहला देखना, 2 चीजें देख लेना कि एक तो वो प्रत्यय कैसा आर्धातुक है कि नहीं है, आर्धातुक है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि वो वलादी है कि नहीं है। वलादी मतलब कि उस प्रत्यय का पहला जो वर्ण है वो वल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? 2 चीज, एक पहली बात आपको प्रत्यय देखना कि एक आर्धातुक प्रत्यय है कि नहीं है, दूसरा कि वलाद, ये आर्धातुक प्रत्यय वलादी है कि नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए त्रिच प्रत्यय है, ठीक है, या तव्यत, तव्यत प्रत्यय लेते हैं। ठीक है, तव्यत ले लिया और अनियर ले लिया। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए, ये देखिए ये दोनों प्रत्यय। अब सबसे पहले बात रहती है कि सार्वधातुक है कि आर्धातुक है, इसको कैसे पहचाने? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि तिंक्षित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो सकती है क्या? तव्यत में बसता है तव्य, तव्यत में तव्य बसता है और अनियर में अनीय बसता है। ठीक है, अब देखिए तव्य, ये तव्य भी आर्धातुक है और अनियर भी आर्धातुक है। किस कारण से? क्योंकि ये तिंग अर्थात तिप्तस जी के अंतर्गत नहीं आता है और तालब विशा की संज्ञा नहीं हुई है, शित नहीं है। ठीक है, इस कारण से ये क्या है हमारा आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक प्रत्यय। ठीक है, जब आपने आर्धातुक का विचार कर लिया तब आपको विचार करना है कि इस ये प्रत्यय आर्धातुक तो है पर वलादी आर्धातुक है कि नहीं है। तो वलादी मतलब कि तो हमारा ये तव्य प्रत्यय तो वलादी आर्धातुक है पर अनियर प्रत्यय हमारा वलादी आर्धातुक नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि तव्य में आदि वर्ण कौन सा है? पहला वर्ण कौन सा है? त। तव्य में पहला वर्ण क्या है हमारा? त है। ठीक है, और त हमारा बल प्रत्याहार में आता है क्योंकि या को छोड़ करके यकार, यकार को छोड़ करके सारे व्यंजन आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। इस कारण से तव्य हमारा वलादी हो गया, पर अनियर में जो अ है वो वलादी नहीं है हमारा। इस कारण से हमने प्रत्यय को पहचाना, हमने कि प्रत्यय को प्रत्यय, अब ये तव्य प्रत्यय, ये तव्य प्रत्यय हमारा सेठ प्रत्यय, कैसा प्रत्यय है? सेठ। और ये अनियर प्रत्यय हमारा कैसा प्रत्यय है? अनिट। अनिट। ठीक है, अनिट। आपको सेठ और अनिट का ज्ञान हुआ। अब कहते हैं कि इतने सारे अब इसके कुछ अपवाद सूत्र आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपवाद सूत्र को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको पहले समझाना है। ठीक है, और आपको जब अपवाद इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको इन सूत्रों को तब पढ़ाऊंगा। नेट वशीकृति और तीतुत्रा तथा सीसु सरकशेसु। ठीक है, अब ये मानिए कि इस सूत्र ने आर्धा, ये बता, आपको कोई यदि कोई पूछे, कभी भी प्रश्न पूछे कि प्रत्यय सेठ है कि नहीं है, इसका ज्ञान कौन कराता है, तो आपको क्या सूत्र बोलना है? आर्ध धातु का सेठ वलादे है। ठीक है, इसको अब दिमाग में बिठा कर रख लीजिएगा आप सभी लोग। अब चलिए, अब कहते हैं कि आर्धातुक प्रत्यय तो हमारे कई सारे हैं, तो क्या उन आर्धातुक प्रत्यय में से कौन कौन से प्रत्यय सेठ हैं, कौन कौन से प्रत्यय सेठ हैं? तो माता जी ने उन सभी प्रत्ययों को एक साथ इकट्ठा करके रख लिया है। ठीक है, उन सभी प्रत्ययों को क्या कर लिया है? एक साथ इकट्ठा कर लिया है। आगे जाकर जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा और अंदर गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि आर्धातुक कस्येत वलादे से कुछ प्रत्यय ऐसे होंगे कि जिनको वलादी आर्धातुक होने पर भी इट का आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई ना कोई आगे सूत्र उनको मना कर देगा। क्या कर देगा? उनको मना कर देगा। ठीक है, मना कर देगा। हाँ, इस कारण से जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ती प्रत्यय आया। ठीक है, आर्धातुक में कभी कृदंत में ती प्रत्यय आएगा। ठीक है,
त्यत्रा प्रत्यय आया। ये त्रा में त्रा प्रत्यय आपका आप धातुक है और वलादी भी है, तब भी इसको इटक आगम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सूत्र है जो इसको मना कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी प्रत्यय मिलेंगे जो आपको क्या होगा, ये सूत्र मना कर देगा, नेट वशीकृति। ठीक है, तो इसलिए आपको अब केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रत्यय याद करने। क्या याद करना है आपको महोदय? प्रत्यय याद करने हैं। एक बार आप प्रत्यय याद कर लीजिएगा तो उसके बाद प्रत्यय ज्यादा नहीं है, 30 प्रत्यय केवल। कितने प्रत्ययों को इट का आगम होता है? 30 प्रत्यय को। ठीक है, होता तो कई सारों को प्राप्त है, 100-150 को प्राप्त हो जाता है, पर लेकिन इनको मना कौन कर देता है? ये कुछ सूत्र आकर के इनको मना कर देते हैं। केवल बचता है जो 30 बचते हैं। कितने प्रत्यय बचते हैं? केवल 30। आपको मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप कहें कि यहाँ पर तो घट रहा है, यहाँ पर तब भी नहीं लगाया आपने, या फिर एकदम से रूप मत बनाने लग जाइएगा। ठीक है ना, अलग अलग। ये सामान्य इडागम पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? सामान्य इडागम। इसके भी अपवाद आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है ना, हर प्रत्यय में अलग अलग प्रत्यय में अलग अलग इडागम मिलेगा। ठीक है, आपको थोड़ा अपवाद मिलेंगे। अब देखिए, अब कहते हैं लिट लकार के प्रत्ययों में, लिट लकार के 18 प्रत्यय होते हैं। कितने प्रत्यय होते हैं लिट लकार में? 18। तो जब आप लिट लकार पढ़ेंगे तो लिट लकार में 18 प्रत्यय होते हैं। उन 18 प्रत्ययों में से केवल थल व म से द्वे वहे महे दिखा है ना, ये दिख रहा है आपको? थोड़ा जूम और कर देता हूँ, थोड़ा जूम और कर दीजिए। हाँ ठीक है महोदय जी। थल व म, ये देखिए थल व म से द्वे वहे महे। ठीक है, अब ये देखिए कि 18 प्रत्ययों में से केवल ये 7 प्रत्यय ही आपके बलादी होने के कारण कैसे हैं? आपके सेट है। कैसे महोदय? बलादी होने से सेट है। बलादी होने से सेट है केवल। ठीक है, अब कहेंगे कि क्यों लिट लगा के और प्रत्यय बलादी नहीं है क्या? कहेंगे नहीं, और प्रत्यय हमारे बलादी नहीं है। ठीक है महोदय, एक मिनट जी। मनीष महोदय जी सर, ये आपने ये बताया कि आर धातुक में मत जो है कि रागम होगा, सार धातुक में नहीं होगा। जी, सार धातुक में और ये इसमें जो ती जो है ये महोदय तो ये आर धातुक जाता ना, ये कृदंत प्रत्ययों में ती आएगा आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। आर धातु बोल दिया तो आर धातु का मतलब उसमें आपको सार धातु लेना ही नहीं है, सार धातु का तीन ही लेना है। ठीक है महोदय। अब देखिए आपको, तो आर धातु प्रत्यय में पहले इतना समझिए कि आर लिट लकार में से केवल कितने प्रत्ययों को इडागम होगा? 7 प्रत्यय हो। कितने प्रत्ययों को महोदय? 7 प्रत्ययों को इडागम होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर आता है क्वसु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है? क्वसु। ये क्वसु प्रत्यय को भी इडागम होता है। ठीक है, कितने प्रत्यय, कितने हो गए आपके टोटल? अभी 7 और 1 8 8 हो गए। ठीक है महोदय, अब इसके बाद एक चले हम आगे, फिर अभी अब बता रहे हैं ऐसे प्रत्यय जो तकार आदि हैं। कैसे? तकार आदि। देखिए ये 14 प्रत्यय हैं जिनको इडागम होगा। कौन कौन से प्रत्यय? तवतु, त्वा, तुमुन, तव्य, तव्यत, त्रिच, त्रिन, तास, तवई, तवेन, तोसुन, त्वन। ठीक है, ये 14 प्रत्यय। कितने प्रत्यय महोदय? 14। सब कृत प्रत्यय है सब। ये सब कृत प्रत्यय है। ठीक है, ठीक है महोदय, समझ में आपको? जी। तो अब देखिए, ये तो तकार आदि हो गए। अब सकार आदि में देखिए सिच, सियुट, सन, स्या, से, सेन, सिप, ये 8 प्रत्यय है। तो कितने हो गए? पहले ऊपर 8 और नीचे 14। 8 14 कितने होते हैं? कुछ गणित वाले हैं बताइए। 22 और 8 30। 22 और 8 30। 22 और 8 30। 30 प्रत्यय। पूरे आर धातुक में जब आप पढ़ेंगे तो केवल 30 प्रत्ययों को इडागम होता है। कितने प्रत्ययों को इडागम होता है? 30 प्रत्यय को। ठीक है महोदय, अब आपको बस इतना काम करना है कि आपको इतना टाइम मिलेगा, आपको 10 दिन 12 दिन 15 दिन का इतना टाइम मिलेगा आपको कि आपको 30 प्रत्यय याद करने। कितने प्रत्यय याद करने? 30 प्रत्यय। आपको पता रहे कि आपको किन किन प्रत्ययों को इडागम करना है। पता लगे कि आप इडागम का विचार कर रहे हैं धातुओं में और प्रत्यय को इडागम होता ही नहीं है। पहले प्रत्यय को देखना है कि प्रत्यय में इडागम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, प्रत्यय मतलब सेठ है कि नहीं है। पता लगे कि आप धातु में सेठ अनिट देख रहे हैं पर प्रत्यय हमारा अनिट है, तो
अनिट, यदि प्रत्यय अनिट है तो उसमें इडागम होना ही नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यय सेठ होना चाहिए और धातु भी सेठ होनी चाहिए, ठीक है। अभी 30 प्रत्यय हो गए। अब देखिए, अब कुछ के मन में आएगा, इसलिए मैं क्लियर कराता हूँ कि कुछ लोग सोचेंगे कि ये हमारे जो लिट लकार के प्रत्यय हैं, कैसे होता है लिट लकार में हमारे ये प्रत्यय दिख रहे हैं आपको, जिनका फोन उल्टा कर लिया, उल्टा हो रहा है सर, थोड़ा टर्न कर दीजिए। तो टर्न करने का इसमें ऑप्शन है क्या? एक आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। डाउनलोड करके होगा, हाँ। आप उसको ऊपर ये एरो दिख रहा है, वहां क्लिक करके डाउनलोड का फिर टर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको ये देखिए, हाँ, और एक बार घुमा दीजिए। हाँ, लिट लकार के ये प्रत्यय हैं, ठीक है हमारे, दिख रहे हैं आपको ये प्रत्यय। तो इन सभी प्रत्ययों में से देखिए, नल प्रत्यय है, नल में क्या बचता है हमारा? आ बचता है, ठीक है। अतुस में भी आ है, ऊ में भी आ है, ऊ है, सॉरी। तो ये तीनों ऊपर जो तीनों के प्रत्यय हैं, ये हमारे वलादी है क्या? वलादी नहीं है, ठीक है। फिर नीचे वाले देखिए, थल, अथु और आ, इन तीनों में से वलादी कौन सा है हमारा? केवल थल है। थल में जो था बचता है, ठीक है, ठीक है महोदय, था बस, थल हो गया। णल, व, म, इन तीनों में से कौन से हमारे वलादी हैं? व और म, ठीक है, क्योंकि इनके अलावा सारे के सारे क्या है हमारे? अजादी हैं। कैसे महोदय? अजादी हैं, ठीक है। ए, आते, इरे तीनों अजादी हैं। से, आते, द्वे, इनमें से दो, से और द्वे, ये दोनों कैसे हमारे? वलादी हैं, ठीक है। और ए, वहे, महे, ठीक है। तो ए, वहे, महे, तो वहे, महे कैसे हमारे? हमारा वलादी है, ठीक है। ये 7 प्रत्यय हमारे वलादी है। अर्थात जब आप लिट लकार पढ़ेंगे ना आप, तो आपको केवल इन 7 प्रत्ययों में इडागम का विचार करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये जो बाकी प्रत्यय नल, अतु, उ, अथु, आ, इन प्रत्ययों में आपको इडागम का विचार करना ही नहीं है। चाहे धातु सेठ हो चाहे अनिट हो, उससे मतलब नहीं है। आपका प्रत्यय एक बार अनिट हो गया, इसका मतलब आपको विचार करना ही नहीं है, ठीक है ना। यदि प्रत्यय सेठ होगा तब आपको धातु पे विचार करना है, मतलब पहला विचार किस पे करना है? प्रत्यय पे, उसके बाद धातु पे विचार करना है, ठीक है। और इसी प्रकार अब आप उस और देखिएगा। अब चलते हैं महोदय धातु में, देखते हैं कि हमने प्रत्यय को तो समझ लिया कि प्रत्यय 30 बता दिया हमने कि 30 प्रत्ययों को इडागम होता है। अब हर उन 30 प्रत्ययों में से आप किसी भी एक प्रत्यय को लोगे तो उसमें 1930 धातु को लगाओगे कि नहीं लगाओगे? 1930 धातुओं को लगाएंगे कि लगाएंगे? लगाएंगे, सीधी बात है। आपने मान लीजिए आपने 30 प्रत्ययों में से थल प्रत्यय ले लिया, ठीक है, अभी केवल थल प्रत्यय ले लिए, तो 1930 धातु से आप थल प्रत्यय लगाओगे, ठीक है। तो ये तो निश्चित है कि 1930 से लगाओगे। उन 1930 धातुओं में से कितनी धातु ऐसी हैं जो सेठ है जिनको इट का आगम होगा, और ऐसी कितनी धातु जिनको अनिट, जो अनिट है जिनको इट का आगम नहीं होगा। तो जो धातु सेठ होगी, और थल तो हमारा प्रत्यय सेठ है, और जब धातु भी सेट हो जाएगी, मतलब दोनों सेट हो जाएंगे, तब इन दोनों के बीच में एक इट आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि कौन कौन सी धातु हमारी कैसी है महोदय? सेट है, और कौन कौन सी धातु हमारी अनिट है, ठीक है महोदय। अनिट जी। तो हमारी सारी धातु कैसे होती है? पहले सारी धातु हमारी सेट होती है। कैसे होती है महोदय? सेट होती है, ठीक है। अब कहाँ गया? अब सेट होती है, इसका मतलब क्या है कि एक सूत्र अनिट धातु को अनिट बताने के लिए एक सूत्र है, ठीक है, जो हमें अनिट का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो जो जितनी धातुओं को अनिट बताएगा, उसके अलावा सारी धातु क्या बचेंगी? हमारी सेट बचेंगी, ठीक है महोदय। क्या बचेंगे? हमारी धातु सेट बचेंगी। अब देखिए, ये सूत्र अनिट धातुओं का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? ये अनिट धातु का, ठीक है ना। अब इस सूत्र, यदि ये सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, मतलब धातु क्या है? हमारी सेठ है, मतलब धातु हमारी क्या है? सेठ है, ठीक है महोदय। अब देखिए, एकाच उपदेशेन, क्या कहते हैं, सूत्र का नाम है एकाच उपदेशेनुदात्तात्। यदि आपसे कोई बोले कि सेठ और अनिट का ज्ञान कौन कराता है, आपको सेठ का प्रत्यय सेठ है कि नहीं है, इसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र बताया मैं, आर धातु का सेठ बलादे है, ठीक है। और यदि हमारी धातु अनिट है कि नहीं है, इसका ज्ञान कौन कराएगा? एकाच उपदेशेनुदात्तात्, ठीक है। एक बार समझिए
इसको इतनी बार मैं प्रोनाउंस कराऊंगा आपसे तो आप लोग का मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। सूत्र क्या है, एकाच उपदेशेनुदात्तात्, ये हमें ज्ञान कराता है कि धातु अनिट है, ठीक है। अब देखिए इसमें शब्दों को समझते हैं कि एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, ठीक है। धातु क्या होनी चाहिए कि उपदेश अवस्था में एकाच होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, मतलब उपदेश अवस्था में नहीं बोल करके ये बोलिए कि धातु एकाच होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, एकाच होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि उपदेश अवस्था में धातु एकाच कैसे होगी, तो मतलब कि कहेंगे कि जो आप कभी भी आप एकाच और अनेकाच का ज्ञान करेंगे तो कैसे करेंगे, इत संज्ञा करने के बाद ही करते हैं। कब करते हैं हम, इत संज्ञा करने के बाद, इत संज्ञा करने के बाद ही हम एकाच और अनेकाच का ज्ञान करते हैं, ठीक है। अब देखिए अनेकाच है ना। मनीष महोदय नमो नमः। हाँ हरिओम, हाँ जी बोलिए। हेलो, आपका आवाज कट हो रहा था, आप बोले तो मनीष जी फिर से बोलिए। हाँ जी। हाँ। तो अब देखिए एकाच का आपको ज्ञान हो गया कि एकाच मतलब कि इत संज्ञा करने के बाद ही आपको एकाच और अनेकाच का ज्ञान करना है, ठीक है। अब चलते हैं उपदेश अनुदात्तात् को समझते हैं। उपदेश आप लोग सभी समझते हैं कि जैसा पानी ने पढ़ा है उस समय क्या होनी चाहिए, धातु अनुदात्तात् होनी, अनुदात्त होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अनुदात्त, मतलब धातु एकाच हो और अनुदात्त हो, ठीक है। तो अब देखिए एक छोटी सी चीज समझते हैं पहले, इसे समझने से पहले कि ये सूत्र एकाच धातुओं को अनिट, एकाच धातु को अनिट बताता है। एकाच धातु को क्या करने के लिए कहता है ये, कि एकाच धातु ही अनिट होती है। कौन सी धातु अनिट होती है, एकाच धातु। इसका मतलब अनेकाच धातु सारी की सारी क्या होती है, हमारी सेठ होती है। क्या होती है, सेठ होती है। ये कोई बता नहीं रहा आपको, आपको सूत्र से ही समझना है अपोजिट करके, ठीक है ना। कि ये एकाच धातु को अनिट बना रहा है, इसका मतलब कि जो अनेकाच धातु होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, सेट हो जाएंगी। क्लियर आपका। अब एकाच में तो कहेंगे एकाच तो हमारी बहुत सारी हैं, तो कह रहे हैं सारी एकाच अनिट हो जाएंगी। कह रहे नहीं, एकाच के साथ साथ एक कंडीशन और अप्लाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए अप्लाई, कि वो धातु अनुदात्त होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अनुदात्त होनी चाहिए। तो कह रहे हैं थोड़ा सा बताइए थोड़ा सा और। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने लेते हैं धातु, पहले एक बार धातु पाठ खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर हम कोई धातु ले लेते हैं। अब कौन सी धातु लें, अब ये भू धातु है, भू धातु ना लेकर के स्मृति धातु ले लीजिए, ठीक है। कौन सी धातु, कौन सी धातु लेंगे मते, स्मृति लीजिए, स्मृति लीजिए, ठीक है। अभी देखिए स्मृति धातु है, स्मृति धातु में ये एकाच है कि नहीं है, ये बताइए पहले। ठीक है, एकाच है, ठीक है। अब स्मृति धातु भी एकाच है हमारी, और देखिए ये त्रिधातु भी हमारी एकाच है। दोनों धातु एकाच है कि नहीं है, एकाच। तो एकाच देखने के साथ साथ आपको एक कंडीशन और अप्लाई करनी है। क्या करनी है कि एकाच होने के साथ साथ वो अनुदात्त होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अनुदात्त, अनुदात्त होनी चाहिए। तो इन स्मृ और त्रि, इन दोनों में से कौन से धातु अनुदात्त है, दोनों। स्मृ और त्रि, त्रि नहीं है, त्रि नहीं है, त्रि नहीं है, त्रि प्लवन त्रणयोः ये नहीं है, ठीक है। स्मृति धातु हमारे अनुदात्त है, अर्थात स्मृति धातु हमारी कैसी है, हाँ नीचे डंडा। अनुदात्त मतलब नीचे डंडा होता है, ठीक है, लेटा हुआ डंडा होता है। तो अब ये धातु हमारी एकाच भी है और अनुदात्त भी है। तो जो धातु एकाच भी हो और अनुदात्त भी हो तो वो धातु क्या होती है, हमारी अनिट होती है। कैसे होती है, अनिट। और जो धातु एकाच हो और अनुदात्त ना हो तो वो क्या होती है, हमारी सेठ होती है, ठीक है। मतलब अभी अनुदात्त नहीं है तो सेठ हो गई, ठीक है ना, समझ में आपको। अब कह रहे हैं कि 1930 धातु में हम कैसे ध्यान रखें कि ये एकाच है कि ये अनेकाच है। 1930 धातुओं में हम कैसे ध्यान रखें, तो माता
जितनी भी धातु हैं सबको इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। जितनी भी धातु एक बार मनीष जी, एक बार वो अनुदात और उदात सेट अनिट वाला वापस बताइए ना, समझ में नहीं आया। सेट अनिट वाला समझ नहीं आया। ये बताइए कि स्मृति धातु एकाच है कि नहीं है, ये बताइए। हाँ, स्मृति धातु एकाच है और त्रिधातु एकाच है कि नहीं है? हाँ, ये भी एकाच है, पर स्मृति धातु हमारी अनुदात्त है कि नहीं है? त्रिधातु अनुदात्त है क्या? नहीं है। तो जो धातु हमारी एकाच हो और अनुदात्त हो, एकाच हो और साथ में अनुदात्त हो, तो वो धातु हमारी अनिट होती है। कैसे होती है वो धातु हमारी? अनिट होती है, ठीक है। और यदि ये महोदय, ये जो माताजी ने जैसे ये लाइन खींच करके दिया है, केवल यही है कि कुछ और भी इसका आधार है कि कौन सी उदात्त होती है, कौन सी अनुदात्त होती है? माताजी ने क्या करा है कि जो धातुओं का पहले स्वर होता था सबको पता लग जाता था, अब नहीं पता लगता, लोप हो गया, ठीक है। तो उनको माताजी ने साइन कर दिखा दिया है कि ये धातु में ये साइन है, मतलब इसमें ये स्वर है, ठीक है। आपको बस ये ज्ञान के लिए है, वरना आपको अन्य धातुओं में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको आप और जगह देखेंगे तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मनीष महोदय, एक निमिष, क्षम्यताम। सब लोगों को एक फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन के एंड में एक प्रश्न पूछेंगे, बीच में पूछेंगे। अस्तु महोदय, अग्रे चलामः। तो अब देखिए, आपको इतना समझ में आया मंजू भाई जी, वेद जी? तो ये देखिए, स्मृति धातु हमारी एकाच है और अनुदात्त है। जो धातु एकाच हो और अनुदात्त हो वो धातु अनिट होती है। और यदि एकाच और अनुदात्त नहीं है, अगर एकाच नहीं है तो आपको विचार भी नहीं करना, सीधा सेट बना देना है। और यदि एकाच है और एकाच में भी अनुदात्त नहीं है, एकाच में भी यदि अनुदात्त है तो अनिट, और यदि अनुदात्त नहीं है तो सेट, ठीक है ना। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब एक मिनट होता है। तो प्रत्यय को देखना है, प्रत्यय सेट होने चाहिए, वो 30 है। और खाली प्रत्यय देखने से इडागम नहीं होता है, सेट प्रत्यय से धातु भी सेट होनी चाहिए। तो उसकी बात अभी हो रही है। तो जिसको प्रश्न है ना, आप लिख के रखिए, बाद में सब प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि एकाच और अनेकाच का ज्ञान हम देख करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी भी धातु को देख करके कर सकते हैं। पर यह धातु यदि ये हमारी अनेका ये अनुदात्त है या नहीं है, इसका ज्ञान कर पाओगे आप देख करके? बिना देखे, बिना पुस्तक देख करके नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि आप धातुओं को याद कर लो। कुछ धातु हैं, उन धातुओं को याद कर लो, तो आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद करने के अलावा आपके पास और कोई चारा है ही नहीं आपके पास, ठीक है। कितनी धातु होंगी फिर? 150 करीब। 102 हलंत है, बाकी कुछ 102 हलंत है और 13 या 12 हमारी अजंत है और 30-35 हमारी बेट है, ठीक है। मतलब 150 करीब है, ज्यादा नहीं है। तो ये मान लीजिए 1930 धातु आपको करने से बढ़िया आपने 150 धातुओं को करेंगे तो फायदा होगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए वो 150। अब सबसे पहले अब हम ज्ञान करें कि कौन कौन सी धातु हमारी अनिट है और कौन कौन सी धातु हमारी सेट है, ठीक है। तो इसका ज्ञान करने के लिए हम धातु को 2 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे महोदय? 2 भागों में। पहले हम समझेंगे अजंत धातुओं में, इसमें समझेंगे अजंत धातुओं में, और उसके बाद समझेंगे हम हलंत धातुओं में, ठीक है। तो अब देखिए, एकाच आकारांत, एकाच आकार मतलब धातु एकाच हो और आकारांत हो। कैसी होनी चाहिए? एकाच और आकारांत। ये जितनी भी धातुओं की चर्चा करी जाएगी ये सभी एकाच धातुओं के लिए ही करी जाएगी। किसके लिए करी जाएगी महोदय? एकाच के लिए ही करी जाएगी, ठीक है। तो सारे एकाच आकारांत धातु अनिट होते हैं। कैसे होते हैं? अनिट होते हैं, ठीक है। सारे की सारी एकाच आकारांत धातु अनिट होते हैं, ठीक है। और यदि आपको देखना हो, आप धातु पाठ खोलिएगा, उस धातु पाठ में आप कोई भी आकारांत धातु देखिएगा। कौन सी धातु देखिएगा? कोई भी आकारांत धातु, और एकाच होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए?
एकाच। एकाच। और यदि धातु एकाच है और आकारांत है तो देखिएगा आप कि उसके नीचे अनुदात्त का चिन्ह लगा होगा। किसका चिन्ह लगा होगा? अनुदात्त का। अनुदात्त का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, मतलब वो धातु हमारी कैसी है? एकाच आकारांत धातु। सारी जितनी भी एकाच आकारांत धातु सारी की सारी अनिट होती हैं। कैसी होती है? सारी सारी अनिट। ठीक है, तो लिख लीजिएगा एकाच आकारांत अनिट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आ सके इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आकारांत लिखूंगा मैं सिर्फ। ठीक है ना, ये आ डाल दिया मैंने, कुछ नहीं लिखूंगा आकारांत, कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ आ लिखूंगा और उसके बाद में मैंने लिख दिया ठीक है अनिट। ठीक है, अनिट होती है। कैसे होती है मध्य हमारी? अनिट। अनिट। ठीक है, अब देखिए जब इकारांत में गए, किस में गए हम? अब ह्रस्व इकारांत में जाएंगे। किस में जाएंगे? ह्रस्व इकारांत में। उसके बाद जाएंगे हम दीर्घ इकारांत में। तो जब ह्रस्व इकारांत में गए तो हमने प्रश्न किया कि क्या इसमें भी सारी धातु हमारी वैसी होती हैं, क्या कहते हैं, अनिट होती हैं? कह रहे नहीं, सारी अनिट होती हैं पर दो धातुओं को छोड़ करके। कितनी धातु को छोड़ करके महोदय? दो धातु को छोड़ करके। तो कह रहे कौन कौन सी धातु? तो एक धातु है श्वी और श्री। कौन कौन सी? श्वी और श्री। इन दो धातु को छोड़ करके सारी की सारी ह्रस्व इकारांत धातु कैसी होती है हमारी? अनिट होती है। कैसे होती है महोदय? अनिट। तो श्वी और श्री। ठीक है, ये दो धातु आपको छोड़, ये दो धातु हमारी कैसी हैं? ये दो धातु हमारी सेठ हैं। ठीक है महोदय, सेठ हैं ये दो धातु और बाकी शेष अनिट हैं। ठीक है, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ह्रस्व इकारांत धातुओं में श्री और श्वी दो धातु सेठ हैं और शेष कितनी कैसी है हमारी? अनिट हैं। ठीक है, अनिट। दीर्घ इकारांत में भी अब आपकी दो धातु सेठ हैं और सारी की सारी धातु क्या है? अनिट हैं। कौन सी कैसी है? शिंग डिंग। शिंग और डिंग। को छोड़ करके ये दो हमारी कैसी है महोदय? ये दो हमारी सेठ हैं। ठीक है, और इसके अलावा सारी की सारी इन दो धातुओं छोड़ के सारी धातु कैसी महोदय हमारी? अनिट। अनिट है। ठीक है, तो हम केवल इतना ध्यान रख रहे हैं, हम ये जो दो धातु बता रहे हैं ना, श्री श्वी शिंग डिंग, इन धातु को याद कर लीजिए। कितनी धातु को याद कर लीजिए? चार धातु को। भी आपको चार धातु को याद करना है तो आप इन चार धातु को छोड़ करके सारी आकारांत, सारी ह्रस्व इकारांत, सारी दीर्घ इकारांत धातु कैसी है हमारी? अनिट है, इन चार धातु को छोड़ करके। ठीक है महोदय, समझ में आपको? अब इसके बाद चले उकारांत में। क्या है उकारांत? अब कह रहे उकारांत में कौन कौन सी धातु हमारी अनिट है और कौन कौन सी सेठ है, ये बता दीजिए। तो कहते हैं उकारांत में यू, ठीक है, यू रू नू स्नू, ये जो मैंने याद कर रखी है, ठीक है ना, इसलिए यू रू नू स्नू और आएगा आपका शू और शू और आएगा क्षणु। ठीक है, ये छह धातु आपकी कैसी हैं? आपकी सेठ है। ये छह धातु आपकी सेठ है। इन छह धातु को छोड़ करके सारी शेष धातु कैसी है आपकी? अनिट है। ठीक है महोदय। दीर्घ उकारांत सारी की सारी धातु कहती हैं कैसी हैं आपकी? टोटल अनिट है। ठीक है महोदय, टोटल सारी क्या है? मतलब सारी आपकी क्या है? टोटल दीर्घ उकारांत। यदि कोई भी धातु हमारी मतलब वही टोटल अनिट धातु, सारी धातु, सारी उकारांत धातु, दीर्घ उकारांत धातु हमारी कैसी है? अनिट है। ठीक है, वो सॉरी सेट है। नहीं, वेट तो बाद में होगी, सूत्र लग के सारी सेट है। अभी हम सामान्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जितनी भी उकारांत धातु है
यदि कोई भी उकारांत दीर्घ उकारांत धातु है तो सारी की सारी क्या है, हमारी सेठ है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी आती है महोदय? उ के बाद कौन सी आएंगी? ह्रस्व ऋकारांत। ठीक है, ह्रस्व ऋकारांत धातु। अब देखिएगा ह्रस्व ऋकारांत धातुओं में रिंग और रिंग और रिंग, ये कैसी है आपकी? सेठ है, और शेष सारी क्या है आपकी? अनिट है। ठीक है महोदय। दीर्घ ऋकारांत, ये दीर्घ ऋकारांत में यहाँ दीर्घ लिख देता हूँ मैं इसके पीछे। सारी सेट दीर्घ ऋकारांत धातु आपकी सारी की सारी क्या होंगी? आपकी सेठ होंगी। ठीक है, सारी की सारी आपकी सेठ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद में इतना ही आपको विचार करना है। ठीक है, और आप कहेंगे कि एजंत धातु कहाँ गई? एजंत धातु कहाँ गई? तो जो भी आपकी एजंत धातु होगी, कौन सी धातु होगी जो आपकी? कौन सी महोदय? एजंत। एजंत एजंत मतलब क्या है? एच मतलब एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ। तो ऐसी धातु जिनके अंत में ए ओ आई औ आता है, वो सारी सारी धातु क्या होती है? उन सभी ए ओ, वो सारी की सारी धातु बाद में एकारांत बन जाती है, आकारांत बन जाती है। कैसे बन जाती है महोदय? आकारांत। तो जब यदि सारी की सारी एजंत धातु कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? आकारांत में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो और अब उस आकारांत बनने के बाद में ये वो सेठ है, अनिट है, तो सारी की सारी आकारांत धातु कैसे होती है आपकी? सेट होते हैं, अनिट होती है। अनिट होती है। अनिट। ठीक है, तो सारी की सारी आकारांत धातु अनिट होती है, अर्थात एजंत धातुओं को भी आप कन्वर्ट कर देंगे आकारांत में, तो एजंत धातु भी आकारांत बन जाएगी, और आकारांत बनने के पश्चात वो भी सारी की सारी क्या हो जाएंगी? हमारी अनिट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका अजंत का प्रकरण पूरा हो गया। किसका प्रकरण पूरा हो गया महोदय? अजंत का। अब इसको कैसे याद करें? तो आपको किन किन धातु को याद करना है, किस प्रकार करना है मैं आपको बताता हूँ। श्री श्री, ठीक है, आप श्री श्री दो धातु को नोट करिए, उंगलियों पे गिनिए कितनी धातु को आपको याद करना है। श्री श्री, शींग डिंग, यू रू नू स्नु शु श्नु, मतलब 2 2 4, 2 और 4 और 6 कितनी हो गई आपकी? 10 हो गई। ठीक है, 10। और फिर आपको बोलना है दीर्घ उकारांत, ब्रिय ब्रिंग और दीर्घ ऋकारांत। ठीक है, ये 12 धातु और 2 आपके पूरे के पूरे दीर्घ उकारांत और दीर्घ ऋकारांत, ये धातु ये सेट होती है। और इनको छोड़कर के यदि कोई भी धातु होगी तो वो सारी की सारी क्या होगी आपकी? अनिट होंगी। क्या होंगी आपकी? अनिट। केवल ये 12 धातु मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो 12 धातुएं हैं, ये 12 धातुएं आपकी सेट होंगी, 12 धातु ना उसके अनुसार, और दीर्घ उकारांत और दीर्घ ऋकारांत। ठीक है ना, मार्क कर रहा हूँ, ये धातु आपकी सेट होंगी। ठीक है, इनके अलावा जितनी भी धातु, इन धातु को याद कर लीजिए। श्री श्वी शींग डिंग यू रू नू स्नु क्षु श्नु और ब्रिय ब्रिंग और दीर्घ उकारांत और दीर्घ ऋकारांत, ये सारी धातु अपनी कैसे होती है महोदय? सेट होती है। और इनको छोड़ करके यदि कोई धातु है, इनको छोड़ करके वो धातु सारी आपकी क्या रहेंगी? आपकी अनिट रहेंगी। ठीक है, अब एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसे देखिए आपकी धातु आई, आपकी धातु आई जी धातु। ठीक है, धातु क्या है आपकी? जी धातु आई आपकी। अब ये बताइए, जी धातु आपकी अनिट है कि सेट है? अनिट है। अनिट है। जैसे जिन लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे अनिट है, उनको विचार कैसे करना है, मैं उनको ये बताता हूँ कि जी धातु को आप देखते किस में गए? इकारांत में। किस में गए? इकारांत। जी धातु में ई अंत में है, तो इकारांत। अब आपने इकारांत में देखा कि इकारांत में कौन कौन सी धातु सेट होती है और कौन कौन सी अनिट होती है। तो ह्रस्व इकारांत में श्री और श्वी, ये 2 धातु केवल सेट होती हैं, और इसके अलावा सारी धातु क्या होती है? आपकी
अनिट होती है, ठीक है। इतना कुछ समझ में आया? ऐसी मैंने आपसे कोई धातु ले ली, जैसे मान लीजिए पू धातु ले ली मैंने आपकी, ठीक है, पू धातु है। अब पू धातु आपकी बताइए कैसी है आपकी? अनिट। अनिट है, ठीक है। यू धातु ले ली मैंने आपकी, ये कैसी है आपकी? सेट। ये सेट नदी नहीं है। हाँ, आप केवल 12 धातु को याद कर लीजिए, 12 धातु और दीर्घ उकारांत और दीर्घ रिकारांत, ये केवल 12 धातु और दीर्घ उकारांत दीर्घ रिकारांत धातु आपकी सेट होती है। इनके अलावा सारी धातु आपकी क्या होती है? अनिट होती है, ठीक है ना? समझ में आया? तो यू धातु आपकी इन 12 धातु में अंदर आ गई, इसका आंसर सेट है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? भू धातु आपकी कैसी है? भू धातु सेट। अनिट। अनिट है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आप अभी क्लियर बोल रहे हैं, आपको बाद में भी क्लियर कब बोल पाएंगे? जब आपको ये याद होंगी 12 धातुएं। 12 धातुएं कोई भी ज्यादा कठिनाई नहीं है। देखिए कितनी देर में आप याद कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। श्री, श्वी, शिंग, डिंग, यू, रू, नू, स्नु, क्षु, श्नु, प्रिय, व्रिंग, दीर्घ उकारांत और दीर्घ रिकारांत। ये बताइए मैंने कितने सेकंड में बोला होगा? ये 10 सेकंड में, ठीक है महोदय, 10 सेकंड में मैंने बोला होगा। आप 10 सेकंड को आप 100 बार बोलिए, ठीक है ना? तो आपको 10 सेकंड में 100 बार बोलेंगे तो आपको कम से कम 10 मिनट बोलिए, 15 मिनट में आपको ये सारी धातु याद हो जाएंगी, ठीक है ना? आप अगर चाहें तो 2 घंटे में याद कर सकते हैं, और ना चाहे तो आप जिंदगी भर में याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद में, अब ये हमारी सारी धातु अजंत धातु हो गई सारी हमारी। इसके बाद हम समझेंगे हलंत धातु। किसको समझेंगे महोदय? हलंत धातु। तो अब चलते हैं हलंत धातु पे, ठीक है। ये देखिए आप इसको पढ़ेंगे ना, जब आपको इसको पीडीएफ को पढ़िएगा, मैं भेज दूंगा, आपको समझ में आने लगेगा। अब चलते हैं हलंत धातुओं में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप यदि सेट और अनेट का विचार कर रहे हैं तो किसमें विचार करेंगे? एकाच में ही करेंगे। किसमें विचार करेंगे? एकाच में। एकाच में ही क्यों करेंगे? क्योंकि सारी की सारी अनेकाच तो क्या है? हमारी सेट है। जब अनेकाच सारी धातु सेट है तो हमें अनेट का विचार करना ही नहीं है, और एकाच धातु में कुछ सेट है और कुछ अनेट है, इसलिए एकाच में ही विचार करेंगे, ठीक है। अब देखिए एकाच हलंत धातु हमारी हलंत धातु 102 धातु अनिट है। कितनी धातु अनिट है? 102। ठीक है। अजंत में आपने सेठ धातु को याद किया। किसको याद किया आपने? अजंत में सेठ धातु को याद किया। अब हलंत में आप अनिट धातु को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है, उसमें आप सेठ याद करवा रहे हो और इसमें आप अनिट याद करवा रहे हो। तो ये बताइए किस चीज को याद कर, अगर मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि किस चीज को याद करने से ज्यादा फायदा होता है? जो चीज कम होती है। किसको याद कम होता है वो कम वाले को, ठीक है ना। अजंत धातुओं में सेठ धातुएं कम है। अजंत धातुओं में कितनी सेठ धातुएं कम है, तो इसलिए हमने सेठ को याद किया। पर हलंत धातुओं में अनिट धातुएं कम है, इसलिए हम अनिट धातुओं को याद करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं एकाच ककारांत धातु। क्या कौन सी धातु? एकाच ककारांत। ककारांत धातुओं में केवल एक ऐसी धातु जिसके अंतिम में क हो। ठीक है। तो केवल एक शक धातु ही है, शकलरी शक्तव। कौन सी धातु है? शकलरी शक्तव। ठीक है। ये शक धातु ही केवल आपकी कैसी है? केवल ये शक धातु ही आपकी अनिट है। इसके अलावा आपको कोई भी ककारांत धातु मिलेगी तो वो सारी की सारी आपको कैसी होंगी? कैसी होंगी? सेट होंगी। सेट। तो शक धातु को छोड़ करके सारी की सारी आकार ककारांत धातु कैसे हो जाएंगी? आपकी सेट होंगी। केवल शक धातु ही आपकी अनिट है। ठीक है। ठीक है, मतलब समझ आया? अब इसके बाद चलते हैं। अब ककारांत के बाद में देखिए, ककारांत के बाद में खकारांत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और खकारांत धातुओं में कोई भी नियम नहीं बताया। इसका मतलब खकारांत सारी धातु क्या है आपकी? सेट है। गकारांत सारी धातु क्या है आपकी? सेट है। सेट है। गकारांत भी सारी, वो घकारांत और नकारांत सारी धातु सेट है। अर्थात कवर्गीय अंत में, कवर्ग में यदि हम देखें तो कवर्ग में केवल एक धातु ही हमारी कैसी है महोदय? जो अनिट है। इसके अलावा सारी धातु क्या है आपकी? सेट है। ठीक है, याद रखिएगा। इस इडागम का बहुत महत्व है। अब चलते चकारांत धातु में। किसमें चलते हैं? चकारांत में। ठीक है।
अब चकारांत धातु में 6 धातु अनिट है। इन 6 धातु को छोड़ करके सारी की सारी धातु आपकी कैसी हैं? आपकी सेट है। ये 6 धातु अनिट है और इसके अलावा सारी धातु आपकी सेट है। अब ये 6 धातु कौन कौन सी हैं? देखिए जिस प्रकार मैंने लिखा है उस प्रकार याद करिएगा। पच, मुच, रिच, बच, बिच, सिच। ठीक है ना? पच जिसको याद है उनको याद कर, उनको कोई दिक्कत नहीं। जिनको याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। तो पच, मुच, रिच, बच, बिच, सिच। ठीक है, इस प्रकार याद करिएगा। ठीक है ना? तो ये 6 धातु अनिट है। इन 6 धातु को छोड़ करके आपकी सारी की सारी धातु आपकी कैसी है? आपकी सेट है। ठीक है महोदय? इन 6 को छोड़ करके सारी धातु आपकी कैसी है? आपकी सेट है। ठीक है ना? अब चलिए छकारांत में। छकारांत में केवल प्रच्छ धातु आपकी कैसी है? आपकी अनिट है और इसके अलावा प्रच्छ धातु के अलावा सारी धातु आपकी कैसी है? आपकी सेट है। ठीक है ना? ये आपको याद करने से ही होगा। जकारांत धातुओं में जब जाएंगे तो जकारांत धातु में आपकी 15 धातु होंगी। हाँ, 15 धातुएं आपकी कैसी हैं? अनिट हैं। और उन 15 धातु को छोड़ करके सारी की सारी आपकी जकारांत धातु आपकी कैसी हैं? अनिट, सेट है। ठीक है ना? सेट और अनिट का चक्कर है। ठीक है ना? ये ठीक है। अब देखिए दकारांत में भी 15 धातु है। कितनी धातु है? 15 धातु है। इनको एक क्रम से याद करिए, जिस क्रम से लिखिए ना ये। जैसे देखिए ये क्रम लिखा है इनका, त्यज, भज, यज, निज, विज, भुज, युज, रुज, सृज, भंज, रंज, संज, संजा, मस्जा, भ्रस्जा। ठीक है? ये जो लिखा है ना भ्रस्जा भ्रस्जा, ये 2 बार नहीं करना है, एक ही बार करना है आपको। ठीक है ना? जो एक साथ लिखा हो। ठीक है? अब देखिए दकारांत धातु में जाते हैं। किसमें? दकारांत धातु 15 अनिट है। दकारांत धातु, इन 15 धातु को छोड़ करके सारी की सारी दकारांत धातु कैसी है? आपकी सेट है। ठीक है? 15 धातु हैं। अदपद, शद, सद, हद, खित, छिद, भिद, विद, विद, स्विद, क्षुत, नुद, स्कंद। ठीक है? ये देखिए ये 15 धातु हैं। इसके बाद अब थोड़े से विशेष पढ़ते हैं। ठीक है महोदय? अब यहाँ पर विशेष लिखा है माता जी ने कि विद धातु पूरे धातु पाठ में कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। कहते हैं इन 4 प्रकार की हैं। तो 4 प्रकार में से कितनी धातु हमारी अनिट है? देखिए विद कितनी बार पढ़ा गया है? 2 बार पढ़ा गया है। कितनी बार पढ़ा गया होता है? 2 बार। अद, पद, शद, सद, हद, खित, छिद, विद, 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 सिद। 2 बार। तो 4 में से 2 धातु विद धातु, 2 प्रकार की जो विद धातु होंगी वो आपकी कैसी होंगी महोदय? अनिट होंगी। और 2 प्रकार की सेट होंगी। ठीक है ना? 2 अनिट होंगी और 2 सेट होंगी। अब कौन सी अनिट होंगी और कौन सी सेट होंगी तो ये पता लगाते हैं। ठीक है? तो देखिए लिखा है द्विवादी तथा रुदादी गण के विद धातु अनिट होते हैं। कौन कौन से गण के धातु अनिट होते हैं? द्विवादी और रुदादी गण। द्विवादी और रुदादी की विद धातु कैसी आपकी? अनिट है। ठीक है? और कौन सा था? रुधादी। ठीक है? अब इसके बाद आगे चलिए कि द्विवादी और रुधादी की आपकी अनिट है और इनके अलावा जो भी बचेगी जिस गण की भी होगी वो सारी आपकी कैसी होंगी? सेट होंगी। ठीक है ना? विद धातु के लिए याद करिएगा। धकारांत धातु में धकारांत 11 धातु आपकी कैसी है? अनिट है और इनके अलावा सारी धातु आपकी कैसी है? सेट है। ठीक है महोदय? अब यहाँ पर भी ये कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर बुध धातु, कौन सी धातु? बुध धातु। बुध धातु आपकी 2 है। कितनी है बुध धातु? पूरे धातु पाठ में 2 है। 2। उन 2 में से एक अनिट है और एक सेट है। कौन सी अनिट है और कौन सी सेट है? तो बुध धातु जो द्विवादी गण की बुध धातु है वो कौन सी हमारी? अनिट है। और जो भवादी गण की बुध धातु है वो कैसी हमारी? सेट है। तो द्विवादी गण की बुध धातु हमारी अनिट है। किस गण की बुध धातु अनिट है? ठीक है महोदय? अभी देखिए ये अनिट है ना? ये अनिट धातु है। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए इसके बाद में हम गए नकारांत में। किसमें गए महोदय? नकारांत। तो नकारांत में केवल 2 नकारांत धातु आपकी कैसी है? अनिट है। और इसके अलावा सारी धातु आपकी कैसी है? सेट है। 2 नकारांत कौन कौन सी है?
तो मन हन, ठीक है ना। इन मन और हन इन दो धातु को छोड़ करके यदि कोई नकारांत धातु मिली तो वो धातु आपकी कैसी है, आपकी सेठ है, ठीक है ना। अब पकारांत धातु देखिए, कौन सी धातु, पकारांत, ऐसी धातु जिसके अंदर पकार मिले हैं। तो ऐसी 13 धातु है, कितनी है, 13, ठीक है। तप वप शप स्वप क्षिप टिप लिप छुप लुप त्रिप द्रिप श्रिप आप, ये 13 धातु आपके अनिट हैं और इनको छोड़ करके यदि कोई भी आपकी पकारांत धातु होगी तो वो कैसी होगी, आपकी सेठ होगी, ठीक है ना। ये याद करने का विषय है इडागम। इडागम आप 2 मिनट में समझा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपको ये कह दूं ये याद करके आओ और उसके बाद मैं समझाऊं तो आपको 2 मिनट में आपको याद करने का विषय है पूरा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहे कि यहाँ त्रिप धातु 3 है, कितनी धातु, त्रिप धातु कितनी हमारी, 3 प्रकार की है, ठीक है। इनमें से स्वादी तथा दादी, स्वादी और तुदादी गण की त्रिप धातु तो सेठ है, और जो दिवादी गण की त्रिप धातु है वो वेट होती है, ठीक है ना। ये मान लीजिए अभी आप कि वो कैसी होती है, अनिट होती है, कैसे होती है, कैसे होती है, अनिट, ठीक है ना। त्रिप धातु, ठीक है, ये आपकी दिवादी गण की अनिट है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब आप भकारांत में गए तो भकारांत में 3 धातुएं आपकी कैसी हैं, सेठ हैं, वो अनिट है और इनके अलावा सारी धातु सेठ है। मकारांत में 4 धातु अनिट है, इनके अलावा सारी आपकी सेठ है, ठीक है। जब आप शकारांत में जाएंगे, तालव्य शकारांत में, ठीक है ना, तो तालव्य शकार, ठीक है। अब आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। ये देखिए तालव्य शकारांत में आपकी 10 धातु आपके अनिट है, इन 10 धातु को छोड़ करके सारी धातु आपकी कैसी मिलेंगी, सेठ मिलेंगे, ठीक है ना। ये याद रख लीजिए कि इन धातुओं को आपको किसी भी कंडीशन में याद करना ही करना है, ठीक है ना। यदि आगे समझना है तो याद करना है, यदि नहीं समझना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर समझना है तो याद करके ही आना है आपको, ठीक है। शकारांत धातुओं में 11 धातु अनिट है, कितनी है, 11, ठीक है। और ये आप ये याद नहीं करेंगे कि 11 है 10 है, ये याद नहीं करेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर धातु याद करिए, त्विष द्विष पिश विश शिश लिश तुष दुष पुष शुष, ठीक है। ये 11 धातु आपकी कैसी है, आपकी अनिट है, इनके अलावा सारी धातु आपकी कैसी सेठ है। सकारांत धातुओं में वस और घस, वस और घस, ये धातु आपकी अनिट है, इन 2 को छोड़ के सारी की सारी सकारांत धातु आपकी कैसी है, सेठ है, ठीक है। और हकारांत धातु में दहा दीहा दूहा मीहा रूहा लिहा वहन है, ये 8 धातु आपकी कैसी है, से अनिट है, और इनके अलावा इन 8 धातु को छोड़ के सारी धातु आपकी कैसी है, सेठ है, ठीक है। ये आपका इतना विषय था पढ़ने का, ठीक है। अब एक साथ लिख दी गई है कि आप एक साथ शक मतलब सारी जो 102 धातु है, कितनी धातु है टोटल, 102, ठीक है। इन 102 धातुओं में से इन 102 धातुओं को आपको याद करना है। आप इस प्रकार कर सकते हैं कि शक से लेकर रूह तक आपको याद करना है, ठीक है ना। तो शक पच वच रिच विच सिच मुच प्रच तेज भज या निज विच बुज युज सिर भज रंज संज समझा, इस प्रकार आप याद करिएगा, ठीक है ना। आप इस प्रकार एक बात मान लीजिए मेरी, ठीक है। कुछ दिनों तक मानकर चलिएगा कि सुबह उठकर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पढ़ना है। हाँ, सुबह उठकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 बार पाठ करना है, और रात को सोने से पहले आपको 10 बार पाठ करना है, ठीक है ना। सुबह उठने से कितने मिनट में होगा आपका, 10 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। 10 मिनट में आप सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट आपको ये याद करनी है, ठीक है ना। अगर आपको समझना है तो आगे। अब देखिए ये हमने इतनी बता दी। अब इसके बाद चर्चा कर रहे हैं वेट हलंत धातु की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, वेट धातु की चर्चा कर रहे हैं। किसकी, वेट धातु की, ठीक है। अब ये देखिए कि वेट धातु, वेट में आप सेठ मतलब कि इट का आगम होगा तो सेठ है, इट का आगम नहीं होगा तो अनिट है। ये वेट क्या है, तो कहते हैं वा इट वेट, विकल्प से वा इट में क्या संधि होगी महोदय, गुण संधि, गुण संधि। कौन संधि होगी, गुण संधि।
और वा और इट को मिला करके गुण करके क्या हो जाएगा आपका वेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सा इट क्या मिल गया आपका मिला करके सेट। और मैंने आपको बताया था यदि किसी का निषेध करना है और यदि वो आजादी है तो अन जोड़ना है, और यदि हलादी है तो आ जोड़ना है। ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मण हलादी है तो आ जोड़ा अब ब्राह्मण, और यदि आपको किसी में आजादी में निषेध करना है तो अन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अन। तो अन अन इट अन इट क्या बन गया आपका? अनिट। जोड़ अनिट बन गया। क्या बन गया? अनिट। समझ में आपको किस किस प्रकार से बने? वा इट विट वेट। वा आप लोग वा मतलब समझते ही हैं, वा मतलब विकल्प से, अर्थात ऐसी कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनको एक पक्ष में इडागम होगा और एक पक्ष में इडागम नहीं होगा, तो उनके दो रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे? दो रूप। ठीक है, अब वो कौन कौन सी धातुएं हैं तो ये समझेंगे हम। ठीक है, तो कह रहे हैं सूरी धातु। ठीक है, कौन सी धातु? सूरी। कहते सूरी धातु। आपने सूरी धातु यहाँ पर तो स्वरती पढ़ा है। क्या पढ़ा है? स्वरती। और स्वरती से आप सूरी धातु कैसे समझ रहे हैं? कह रहे जब आप सूरी धातु का प्रथम लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में आप बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका? सूरी धातु से क्या बनेगा? स्वरती बनेगा। कैसे बनेगा? तो सूरी धातु के बाद में ये भवादिगण की धातु है, तो इससे आप लाएंगे, आप शप लाएंगे। क्या लाएंगे? शप। भवादिगण छोड़ दीजिए, भवादिगण मान के चलिए, शप लाए। क्या लाए? शप। ठीक है, और शप लाने पर क्या हुआ? आ बचा। सूरी को आपने गुण किया, सार धातु आर धातु की सूरी को गुण करके बन गया आपका स्वर। सूरी को गुण करके अर बन गया स्वर। शप का आ जोड़ा स्वरा और ती प्रत्यय जोड़ा तो स्वरती बन गया। क्या बन गया आपका? स्वरती। अब कहते हैं सुधातु आपकी ये सूत्र दो सुधातुओं का ग्रहण करा रहा है। कितनी सुधातुओं का ग्रहण करा रहा है? दो। कह रहे कौन कौन सी सुधातु है? दो। ऐसी कौन सी दो सुधातु हैं जिनका आप ग्रहण करा रहे हैं? तो कह रहे हैं एक है अदादिगण की सुधातु और एक है दिवादिगण की सुधातु। ठीक है, एक अदादिगण की सुधातु और एक किस गण की है? दिवादिगण की। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपको ये कैसे पता लग रहा है कि आपको ये आप यहाँ पर अदादिगण की सुधातु ले रहे हो या आप इस दिवादिगण की सुधातु ले रहे हो? ठीक है ना, तो कह रहे हैं हमें सूत्र से पता लग रहा है। किससे पता लग रहा है? सूत्र से। तो कह रहे हैं ये समझ में आया हमें कि स्वरती बोलने से सूरी धातु को स्वरती बनता है। सूरी धातु का क्या बनता है? स्वरती। और एक दो सुधातु से आप एक में सूती बना रहे हो, एक में क्या बना रहे हैं? सुयति बना रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? तो कह रहे हैं एक सुधातु विकरण लगेगा। एक से मतलब पहले वाली से हमने अदादिगण की है। किसकी गण की है? अदादिगण की है। अदादिगण में क्या विकरण आया हमारा? शप आया। क्या आया अदादिगण का? शप। और शप का हमने क्या कर दिया? लुक कर दिया। तो क्या बना? अब सुधातु रहेगी, टी प्रत्यय रह गया। शप का लुक कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? केवल सूती बन गया। क्या बन गया? सूती। अब यहाँ पर सु धातु और ती प्रत्यय के बीच में शप का लुक हो गया। इसका मतलब ये धातु किस गण की है? अदादिगण की है। ठीक है, ठीक है ना। अब सुयति में क्या हुआ कि सु धातु होगी और शन का यह दिख रहा है। शन का यह दिख रहा है ना, तो ये इस कारण से ये धातु शन का यह अर्थात ये धातु किस गण की है? दिवादिगण की है। ठीक है, तभी सुयति बनेगा। और धुई धातु। ठीक है, धुई धातु तो कितनी धातु बता दी आपको? ये बताइए मेरे को पहले। 4 धातु बता दी। कितनी धातु बता दी है? 4। ये 4 धातु आपकी कैसी होती है? वेट होती है। कैसी होती है? कौन कौन सी 4 धातु है? स्वी, सु और धुई। ठीक है, स्वी, सु और धुई, ये 4 धातु है। ठीक है, अब इसमें लिखा है उदितो वा। उदित माने क्या होता है? कोई बता सकता है उदित माने क्या होता है? हमारी क्लास में बहुत पहले इसमें ऊ की इत संज्ञा हुई है। वो अब मैं उदित बोल रहा हूँ तो इसका मतलब दीर्घ ऊ की, दीर्घ उकार। ऐसी धातु जिसमें दीर्घ ऊ की इत संज्ञा हुई हो वैसी सारी धातु क्या होती है? आपकी वेट होती है। कैसे होती है? वेट होती है। इसका मतलब ये जो सूत्र आपने पढ़े ना, हलंत सेठ बताने वाले, अनिट बताने वाले धातु, ये उनका अपवाद सूत्र है। कैसा सूत्र है?
अपवाद है। अपवाद जी। अर्थात जो धातु आपकी अनिट थी वो वेट बन जाएगी और जो सेठ थी वो भी वेट बन जाएगी, और यदि वो इसके अंतर्गत पड़ी जा रही है तो। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया महोदय? अब ये देखिए उदित धातु कौन कौन सी है हमारी। ऐसी आपने कहा उदित, तो एक साथ इकट्ठी कर दी है। क्या कर दी है? एक साथ इकट्ठी सारी धातु। अक्षु, तक्षु, त्वक्षु, तंजु, ओवृष्टु, अंजु, मृजु, क्लिदु, इन सब में ऊ की संज्ञा होगी कि नहीं होगी बताइए आप? ऊ की संज्ञा होगी। और यदि दीर्घ ऊ की संज्ञा हो रही है इसका मतलब क्या है? वो धातु हमारी कैसी है? वेट है, उदित है। और उदित होने के कारण वो धातु क्या है? हमारी वेट है। कौन सा सूत्र है? स्वरति, बोलिए मेरे साथ। स्वरति, सूति, सुयति, सूति, सुयति, हुयुदितो वा। ठीक है, ये सूत्र है आपका। यहाँ लिखा है कि यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि स्वादिगण तथा क्रियादिगण के धुई कंपनी धातु ही वेट होते हैं। किस गण के धातु वेट होते हैं? स्वादि और क्रियादि के। ठीक है ना। दुधादिगण का धु धातु, चुरादिगण का धुई कंपनी धातु सेट होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार याद कर लीजिएगा इसको, या फिर मैं इस प्रकार लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब वेट की चर्चा हो रही है तो वेट धुई धातु। ठीक है, किस गण की वेट है? स्वादि और क्रियादि। स्वादि और क्रियादि, स्वादि और क्रियादि महोदय लिखा है ना, स्वादि और क्रियादि। स्वादिगण और क्रियादिगण। ठीक है, इन दो धातुओं की धातु आपकी कैसी है? द्वि धातु स्वादि और क्रियादिगण की वेट है। कैसी है? वेट है। ठीक है, और इन दो गणों को छोड़ करके यदि कोई धातु द्वि धातु मिली तो वो कैसी रहेगी? आपकी सेठ रहेगी। क्यों सेठ रहेगी? कोई बताएगा क्या कि वो कैसी रहेगी? दीर्घ उकारांत रहेगी। कैसी रहेगी? और हमने क्या पढ़ा है कि दीर्घ उकारांत सारी धातु कैसी होती है? हमारी सेट होते हैं, सेट होते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, समझ में आपको? क्लियर? ओके, इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आपको क्या करना है? आपको ये याद ही करना है। 102 आपकी कितनी? 102 हो गई हलंत, और 12 होगी कितनी महोदय आपकी? अजंत। अजंत। तो कितनी होगी आपकी? 114 हो गई मेरे गणित के हिसाब से। ठीक है, और अब इसके बाद चलते हैं। तो अब इतनी ये सारी धातु आपकी उदित धातु है, आपको याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं केवल एक ही सूत्र है जो वेट का ज्ञान कराता है। कह रहे नहीं, एक और सूत्र, 2 सूत्र है टोटल, 3 सूत्र है टोटल। कितने? 3। एक पढ़ लिया आपने, स्वरति, सूति, सुयति, धुयोदितो होगा। एक सूत्र है रधादिभ्यश्च। क्या सूत्र है? रधादिभ्यश्च। तो कहता है कि रध, नश, त्रिप, द्रिप, द्रुह, मुह, स्नेह, स्नुह, ये 8 धातु भी आपकी कैसे होती हैं? वेट होती हैं। कैसे होती हैं? वेट। वेट होती है। ठीक है महोदय, कैसे होती है? वेट होती है। ठीक है, कौन कौन सी रधादि? इन धातु को याद कर लिए, ये 8 धातु हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक धातु आई कुश धातु। कौन सी धातु? कहेंगे यदि कुश धातु में उपसर्ग लगेगा, निरुपसर्ग लगा, यदि कुश धातु में निरुपसर्ग लगा तो ये वेट है, और यदि कुश उपसर्ग नहीं लगा तो ये क्या है? आपकी सेठ है। कैसी है? सेठ है। क्यों आपकी सेठ क्यों है? कुश धातु सेठ क्यों है? कुश में क्या बचेगा? तालब मूर्धन्य शकारांत है। कैसी है कुश धातु? मूर्धन्य शकारांत। अब ये देखिए कि मूर्धन्य शकारांत धातुओं में से कुश धातु आई है क्या यहाँ पर? नहीं। इन अनिट कुश धातु इन अनिट धातुओं के अंतर्गत नहीं है। इसका मतलब कुश धातु हमारी कैसी है? सेठ थी। कैसी थी? सेठ थी। पर इस सूत्र ने कह दिया कि यदि कुश धातु में यदि निरुपसर्ग लगा, कौन सा उपसर्ग लगा? निरुपसर्ग लगा, तो वो धातु आपकी कैसे हो जाएगी? वेट हो जाएगी। ठीक है महोदय, कैसे हो जाएगी? आपकी वेट हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ तक आपकी 37 धातु हो गई। कितनी धातु हो गई टोटल? 37। ठीक है, अब इसका मतलब आपकी 151 धातु हो गई। ठीक है महोदय, शगुन के साथ भगवान पाणिनि जी ने आपको 151 धातुओं का शगुन दिया है। इन 151 धातुओं को याद कर लेना। ठीक है, तो दुनिया के कम से कम कई शब्दों को आप बना लोगे। ठीक है, अगर इन 151 धातु को याद करोगे, यदि इन 151 धातुओं को याद करके आप उन सबको पाने की इच्छा करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको इन 151 धातु को याद करना है। ठीक है महोदय, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद ही आपको और धीरे धीरे, आपको ये याद नहीं हुआ, ये याद रख लीजिए। अगर किसी को अगली कक्षा में कुछ समझना है, आगे कक्षा जो चलेंगी उनमें यदि किसी को कुछ समझना है तो इनको याद करना है। ठीक है महोदय, और कोशिश करिएगा। ठीक है आप सभी, ये यहाँ तक आपका क्या हो गया? आपका ये अंग कार्य हो गया। क्या हो गया आपका? ये अंग कार्य। ठीक है, अंग कार्य पढ़ना बड़ी बात नहीं है, अंग कार्य याद करना बड़ी बात है। ठीक है, पढ़ने में तो आपको मैंने आपको 1 घंटा लेकर के पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाने वाला आपको 10 मिनट में पढ़ा देता कि एक बार में बोल के चला जाता। जैसे मैं एक बार में बोल दूं आपको मैं कि ये धातु आपकी अनिट है और इनके अलावा सारे धातु सेट है। जैसे मैंने ये बता दूं कि ये 102 धातु दिख रही है आपको, कि ये 102 धातुओं को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन 102 धातु को छोड़ करके ये 102 धातु आपकी अनिट है और इन 102 धातु को छोड़ करके सारी धातु आपकी कैसी है? सेट है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे इतना बोलने में। ठीक है, और ऐसी में यदि अजंत धातुओं में कहता आपको कि अजंत धातुओं में इस प्रकार याद कर लीजिए, ये केवल ये सेट है और इनके अलावा सारे अनिट है, तो आपका 2 मिनट में हो जाता। पर मैंने आपको इतना ध्यान से इसलिए अलग करके पूरा पढ़ अलग करके बताया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है महोदय, आपको याद करने का विषय आपका। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, उसके बाद वरना हम थोड़ा भगवत गीता ले लें। फिर मैं पहला प्रश्न करूं? हाँ, एक मिनट महोदय, प्रश्न करने से पहले क्या कहते हैं निकुंज महोदय? हाँ महोदय वदतु। आपको मैंने भगवत गीता भेजी थी ना? हाँ, मेरा फोन बेकार खराब हो गया था तो फिर रिसेट लग गया है। तो एक बार आप भेज सकते हैं मेरे को जब तक प्रश्न पूछ रहे हैं? आपको व्हाट्सएप कर दूं मैं? हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए। श्रेणु को रेड नहीं किया आपने? जी, श्रेणु को रेड नहीं किया। समझा नहीं महोदय। हाँ, एकाक्षर धातु। आपको समझा कि नहीं, इसके लिए जानबूझ के नहीं किया था। वेरी गुड, आपको समझ गया। प्रश्न समझ में नहीं आया महोदय, क्या बात हुई? नहीं, स्नू को रेड नहीं किया आपने। अच्छा, स्नू को रेड करना रह गया। अच्छा, स्नू को, ओके सॉरी महोदय। मैं बोल रहा हूँ कि वो आपके टेस्ट के लिए रखा था। टेस्ट के लिए रखा था। युगल किशोर जी पास हो गए। महोदय ये क्या नाम, प्रत्यय को भी याद रखना पड़ेगा क्या हमें? हाँ, प्रत्यय को भी याद रखना पड़ेगा, पर प्रत्यय का क्या है ना कि और बढ़ गए ना जी। 151 धातु होगी ना आपकी, धातु तो 151 ही है। ठीक है, और 30 प्रत्यय 30 है। उन 30 प्रत्यय में से यदि आप केवल वैसे तो 30 प्रत्यय याद कर लेंगे तो आपको तिगंत और कृदंत सब में आपको काम देगा। ठीक है ना, और यदि आप यदि सोचें कि हमें केवल आर्ध धातु के लिए चाहिए तो आर्ध धातु के लिए आपको केवल कितने प्रत्यय याद करने पड़ेंगे? मैं आपको बता देता हूँ। 7 और एक हो गया आपका स्या प्रत्यय और सिच हो गया और तास हो जाएगा। ये कम से कम 10-11 प्रत्यय याद करने पड़ेंगे आपको आर्ध धातु के लिए। ठीक है, देखिए एक हो गया। तिगंत में कौन से याद करने पड़ेंगे? तिगंत पे, तिगंत महोदय, तिगंत में आप ये मान लीजिए तिगंत में कि आपको 10-11 याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? एक तो ये हो गया सिच, सीयुट, ठीक है, स्या प्रत्यय हो गया और क्या कहते हैं ये, इसमें हो गया आपका तास प्रत्यय। ठीक है, और ये जो ऊपर लिट लगा के प्रत्यय बताए ये 7 प्रत्यय। ठीक है, और कोई प्रत्यय हो तो बता दूंगा मैं आपको। 11 हो गए, 7 11 हो गए। ठीक है, हाँ अब प्रश्न पूछिए जब तक नितिन महोदय ने भेज दिया होगा।
हाँ भेज दिया। महोदय अमित महोदय, हाँ महोदय मेरा मनीष महोदय, है मनीष जी। एक मिनट महोदय, मैं आप पहले शिरीष अत्रे जी पूछेंगे, ठीक है? रेज हैंड करिएगा आप, ठीक है ना? हाँ हाँ या मैं आज ही प्रथम आई हूँ, मेरे को चाहिए था कि ये कौन सा बुक है, so that we can refer to it and read it. So if you can let us know which book. इसकी जानकारी आपको निकुंज महोदय दे देंगे, ठीक है? थैंक यू। और ग्रुप में भी ऐड करने का है। ग्रुप में आप ऐड नहीं है क्या? नहीं है। बहुत सारे नेहा जी ने हमको आज ज्वाइन किए हैं, तो मैं नेहा जी के थ्रू आए हैं। लिंक भेजी है वो बुक की, मैं वापस भेज देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने भेजा था ना लिंक। अच्छा, ओके, वही बुक है माता जी की। ओके, थैंक यू। और आगे नेक्स्ट श्यामला जी। महोदय ये अर्ध धातुक में तो विकर्ण नहीं लगता, फिर ये स्वर में आपने शुरू में आपने शप और ती मैंने ये नहीं कहा, देखिए मैंने ये नहीं कहा था आपसे अर्ध धातुक में विकर्ण नहीं लगता। मैंने आपको कहा था कि अर्ध धातुक में ये जो गणों को मान करके विकर्ण नहीं लगते, गणों को मान करके विकर्ण नहीं लगते। आप गण को मान करके कौन कौन से विकर्ण लगाते हैं आप ये बताइए? शप, शन, ये लगाते ही नहीं लगाते हैं? हाँ गणों को मानकर लगाते हैं। ये आप गणों को मान करके लगाते हैं, ठीक है ना? बराबर। हाँ। और आप ये जो स्या प्रत्यय लगेगा, स्या, ये स्या भी विकर्ण ही है आपका, ठीक है ना? हाँ विकर्ण, हाँ ठीक है ना? ये स्या भी आपका विकर्ण ही है, आपका चली विकर्ण है आपका। ये आपको किसी गण को मान करके नहीं हो रहा है, ये लकार को मान करके हो रहा है। किसको मान करके हो रहा है? लकार को मान करके। अच्छा। ये कहते हैं कि लिट लकार को, जैसे हम लोग को आया था ना स्यता से लुट लुटो हो करके जो सूत्र आया था, और पढ़ाया था, ठीक है? तो वो केवल किसी को नहीं मान रहा, वो धातु को नहीं बोलता कि इस गण की धातु तो नहीं, उसने कहा कि लिट लकार पर में है तो स्या विकर्ण होना ही है, ठीक है? निश्चित है आपका। अच्छा ठीक, आपको मिल गया, देखिए। हाँ आगे महोदय। और इसके बाद और कोई प्रश्न आगे? युगल किशोर मेरा प्रश्न है, मैं हैंड रेज नहीं कर सकता हूँ। लिट लकार में कौन कौन से हैं प्रत्यय? लिट लकार में 7 प्रत्यय हैं आपके, थल, वा, मा, सेत्वे, वहे, महे, ठीक है? ये देखिएगा। नहीं, कौन कौन से हैं लिट लकार में जी? नल, ये नल नहीं, थल। मैं आपको जूम कर दे रहा हूं जितना जूम हो सकता है, ठीक है? थल, वा, मा, सेद्वे, वहे, महे, ये याद कर लीजिएगा, आपको लिट लकार में फायदा पड़ेगा। तो थल, वा, मा, सेद्वे, वहे, महे, ठीक है? और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि क्यों थल, वा, मा, सेद्वे, वहे, महे ही वलादी है, इनके अलावा और वाले वलादी क्यों नहीं है, ठीक है महोदय? हाँ आगे रमेश महोदय। हरिओम। अच्छा, मैं ये जो समझ पाया हूँ कि धातु भी सेट हो और प्रत्यय भी सेट हो, हाँ, तो निश्चित तौर पर इडागम होगा। जी, इडागम होगा। और तो अगर बैठ हो तो उसमें कुछ विकल्प, ये सही है कि नहीं? देखिए, हाँ बिल्कुल सही है आपका कि धातु सेट हो और पहले प्रत्यय सेट होना चाहिए। कैसा चाहिए प्रत्यय? पहले प्रत्यय सेट होना चाहिए, इसके बाद में फिर धातु भी सेट होनी चाहिए, ठीक है? और अगर धातु सेट नहीं है, अनिट है, तो इडागम। हाँ, और प्रत्यय सेट है पर धातु अनिट है तो इडागम नहीं होगा, ठीक है? दोनों को आपको सेट होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, लेकिन बैट अगर हो तो जिसमें विकल्प से हो जाएगा। तो देखिए उसमें प्रत्यय आपका सेट होना चाहिए। प्रत्यय क्या होना चाहिए आपका? प्रत्यय सेट होना चाहिए और धातु सेट होना चाहिए। हाँ, प्रत्यय तो निश्चित है कि सेट ही होना चाहिए, ठीक है ना? यदि प्रत्यय अनिट है तो वेट अनिट इनका सब व्यर्थ हो जाएंगे। यदि प्रत्यय ही अनिट हो गया तो इन सब पे धातु में आपको विचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आपको धातु प्रत्यय आपका सेट होना चाहिए, उसके बाद आपको धातु पे विचार करना है कि सेट है, अनिट है, वेट है, ठीक है? अब इसके बाद किशोर महोदय का प्रश्न ले लेते हैं। उनका ज्यादा ही बड़ा है क्योंकि मैं हैंड रेज नहीं कर सकता हूँ होस्ट को। ओके, ये जो दकारांत धातु में आप थोड़ा डिस्प्ले करेंगे, दकारांत धातु में एक खित धातु लिखा है तो और 3 गण लिखे, तो दकारांत धातु में एक सेकंड
खिद धातु है जी, अद पद शद सद हद खिद छिद भिद जी। हाँ, तो खिद वो तीनों गणे की खिद गिनना है मतलब। हाँ देखिए, माता जी ने विशेष में कुछ लिखा क्या आपको कि किस गण की खिद नहीं, धातु आपकी? ऊपर जाइए, नहीं ऊपर जाइए। वो तो दिख गया मेरे को, खिद धातु मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए खिद धातु ये रही, खिद से खेतता, ठीक है। तो तीन और ऊपर जाइए, ऊपर वो नहीं नीचे, ये यहाँ देखिए, खिद के बाद दिवादी लिखा है, तुदादी रुदादी, और तीनों धातु है क्या? मतलब खिद धातु, दिवादी, तुदादी और रुदादी तीनों गणों की खिद धातु आपकी कैसी है? आपकी अनिट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है महोदय। अच्छा, और दूसरा ये था जी कि चुरादी गण की कोई धातु अनिट सब सेट होगी ना, क्योंकि उसमें नीच लग जाता है। नीच लगने के बाद में आपकी धातु सेट बन जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि चुरादी गण की सारी धातु आपकी सेट हो गई, और जैसी नीच लगने के बाद वो अनिकाच हो जाएगी। हाँ, और फिर जुहोत्यादि गण में क्या होगा? वहां द्वित्व होके भी अनेकाच होती है ना? देखिए धातु वहां पर द्वित्व कब होती है? वो आप ये तो मान लिए, ये तो आपको पता है कि चुरादी गण में धातु से आप निच प्रत्यय लगाते ही है, ठीक है ना। पर लेकिन आप जोहत्यादि गण में केवल श्लू के परे होने पर ही आप द्वित्व करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। अब वहां ये समझिए कि द्वित्व आपका श्लू को मान करके हो रहा है, और श्लू सार्वधातुक को मान करके होता है, ठीक है। तो आर्धातुक को मान करके श्लू नहीं होगा, और श्लू नहीं होगा तो द्वित्व नहीं होगा। तो जोहत्यादि गण की धातु सारी आपको कैसे मिलेंगी? एकाच ही मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है महोदय। अच्छा, धन्यवाद। और महोदय क्या प्रश्न आपका? हरिओम। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, यदि प्रत्यय सेट है और धातु अनिट है, वहीं जाके वेट की स्थिति उत्पन्न होगी ना? नहीं, क्या गलत, क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलेंगे। प्रत्यय तो हमारा सेट है, हाँ, और धातु अनिट है। नहीं, उसमें नहीं। तो उसी में वेट की स्थिति वो नहीं है। वेट की स्थिति ये है कि कुछ धातुओं को बता दिए कि ये वेट धातु है, अर्थात एक पक्ष में उनको इडागम होगा और एक पक्ष में इडागम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप कौन सी धातु लेना चाहेंगे? जैसे मतलब उनकी स्थिति अनिट और सेट दोनों है, धातु की स्थिति। जैसे देखिए द्वि धातु है, धातु अनिट और सेट दोनों है ना जी। द्वि धातु देखिए, द्वि धातु आपकी, आप बताइए द्वि धातु किस गण की आपकी? वेट देखिए लिखा है ना यहाँ पर, द्वि धातु द्वि कंपने स्वादि और क्रियादि गण की धातु कैसी आपकी? वेट है, ठीक है ना। और चुरादी गण की कैसी आपकी? सेट है, ठीक है। तो द्वि कंपने धातु जब आपने देखा तो देखिए इसमें इन्होंने नहीं दिखाया लेट लकार में, ठीक है। पर चलिए यहाँ देखिए लेट लकार में देखिए, तो यहाँ पर दो रूप बने हैं। दो रूप बने कि नहीं बने जी? एक आपका सती प्रत्यय है, सती है, और इधर भी सती है, ठीक है। पर यहाँ पर एक बार इट, जब इट नहीं होगा तो धोष्यति बनेगा। क्या बनेगा? धोष्यति। और जब इट हो जाएगा तो धो को अब आदेश करके और इस शति में जोड़ेंगे तो भविष्यति बन जाएगा, ठीक है जी। समझ में महोदय? यहाँ पर सती प्रत्यय आपका सती में जो स्या प्रत्यय है ना आपका, इस स्या प्रत्यय कैसा? सेट है, स्या प्रत्यय सेट है, और धू धातु आपकी वेट है, अर्थात एक बार इसको इडागम होगा और एक बार इडागम नहीं होगा, ठीक है। इसी कारण मतलब जब आप एक धातु यदि एक से ज्यादा गणों में आ रही है तो किसी गण में वो वेट होगी, किसी में सेट होगी। क्या एक बार फिर से बोलेंगे? कई गणों में आ रही है ना धातु, उसी हिसाब से उसको वेट वाला विकल्प दिया गया है ना। नहीं, ऐसा नहीं है किसी। नहीं सर जी, वो एक बार सेट रहता है और एक बार अनिट रहता है। जब वो सेट रहता है और सेट प्रत्यय के साथ उसको इडागम हो जाएगा। जब वो अनिट रहता है और सेट प्रत्यय रहता है तब इडागम नहीं होगा। देखिए आपका जो प्रश्न है, आप कह रहे कि कई एक धातु जब कई गणों में रहती है, ठीक है ना, आपका ये प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने धुई धातु की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जी। हम धुई धातु से ले लेते हैं कि धुई धातु, आपने कहा कि धुई धातु अलग अलग गणों में है, इस कारण से वेट हो रही है, ठीक है। आपका प्रश्न ये है, पर ये इस कारण ये कारण नहीं है, एक शंका है जी। हमें मतलब देखिए यहाँ पर किसी का उपहास नहीं उड़ाया जाएगा, ठीक है ना।
आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न का निवारण करना ही हमारा काम है, कोई उपहास उड़ाना नहीं। जी जी ठीक है, जी जी, धन्यवाद। तो यहाँ देखिए कि वेट धातु आपकी धुई कंपन, एक 3 धातु धुई धातु है, ये तीनों की तीनों धुई हैं, तीनों की तीनों कंपन अर्थ में है। ठीक है, और तीनों की तीनों में एक संग धू बचता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये धातु धू धातु, ये धातु कैसी है? चुरादी गण की धू धातु सेठ है। क्या है? सेठ। तो इससे केवल एक बार इट आगम होगा। कितने? एक बार इट प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय? कौन सा इसका आगम होगा? इट आगम एक बार होगा। ठीक है, मतलब कितने रूप बनेंगे? चुरादी गण की धू धातु से कितने रूप बनेंगे ये बताइए, सती प्रत्यय के प्रमाण पर? एक रूप बनेगा। कितने रूप बनेंगे? एक रूप, एक ही बनेगा। हाँ, एक। और धुई कंपने और धुई कंपने क्रियादि गण के स्वादि गण की जो धू धातु है ये वेट है, अर्थात कि जब स्वादि और क्रियादि गण की जब धातु से यदि जब आप सती प्रत्यय लगाएंगे तो एक पक्ष में इडागम करेंगे, एक पक्ष में इडागम नहीं करेंगे। ठीक है महोदय? नहीं करेंगे। हाँ, गणों से इनका कोई मतलब नहीं है कि एक धातु चाहे 10 गण में हो, उस 10 गणों में होने से वो वेट नहीं बनती है। वेट बनाने के लिए उन्होंने कुछ सूत्र बताया पाणिनि जी ने। ठीक है ना, पाणिनि जी के जो सूत्र हैं उन सूत्रों के द्वारा के हिसाब से हमको देखना है। हाँ, तो आपको तो ये मतलब पढ़ाया था ना भी, ये जो सूत्र पढ़ाए हैं 3 सूत्र हैं आपके, 3 सूत्र जो बताए आपने। ठीक है ना, अब ऐसे तो देखिए जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर आपको लिखवाया भी है कि विद धातु आपकी किस गण की है? विद धातु दिवादी गण की है, सुधादी गण की है। ठीक है, ऐसी है अन्य 2 गणों में भी मिलती है, तो इसका मतलब ये वेट थोड़ी ना है। ठीक है, समझ आया महोदय? जी जी जी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। अब मंजू भाई वेद जी, वेट धातु का पूरा नहीं आया। वेट धातु का देखिए, वेट धातु का समझिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि पाणिनि जी ने एक के हाथ में लड्डू पकड़ाए थे और एक के हाथ में जलेबी। ठीक है, और किसी के हाथ में पकड़ा दिए दोनों, उसके हाथ में लड्डू भी रहेगा और जलेबी भी रहेगी। ठीक है, ये चीज है कि कुछ धातुएं अनिट रहेंगी, कुछ धातु कैसी रहेंगी? अनिट, और कुछ धातु रहेंगी सेठ, अर्थात कुछ धातु ऐसी है जिनको इट का आगम नहीं होगा और कुछ धातु ऐसी है जिनको इट का आगम होगा। फिर पाणिनि जी ने कुछ धातुएं ऐसी बनाई जिनमें एक पक्ष में इट का आगम होगा और एक पक्ष में इट का आगम नहीं होगा। ठीक है, विकल्प से। हाँ, विकल्प से होगा, जैसे हम लोग विकल्प से कार्य करते आते थे ना, वैसे ही। हाँ, और वो वेट धातु कौन कौन सी हैं? तब आप ये देख सकते हैं कि ये जो सूत्र पढ़ाए ना आपको, स्वरति सूति सुयति धूनुदितोवा, ये सूत्र की व्याख्या जब आप पढ़ेंगे ना, हिंदी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप कह रहे हैं कि देखिए ये धातु देखिए सूर्य धातु है आपकी। ठीक है, तो सूर्य धातु से 2 रूप बन रहे हैं। एक बार आपने इडागम नहीं किया तो स्वरता बना, और एक बार इडागम कर दिया तो क्या बना? स्वरिता बना। ठीक है, सु धातु है, सु धातु से एक बार इडागम नहीं किया तो सोता बना, और एक बार इडागम कर दिया तो सविता बना। ठीक है, आपका क्लियर हुआ आपका? ठीक, हाँ। और आपने वो धातु कहाँ से याद करने, कहाँ से कहाँ तक याद करने के लिए बोले थे? क्या धातु याद करने के लिए? हाँ, अभी बोली थी ना आपने बोला कि ये याद कर लेना आप रोज। मनीष जी, वो शक पक्ष वच वहां से आपने बोला था, शक पक्ष वच वहीं से बताया मैंने आपको, मेरे को याद है। तो ये देखिए, हाँ, ये जो धातु दिख रही है आपको, लेकिन आपको पीडीएफ भेजूंगा तो लिखा है ना अनिट हलंत धातुओं का संग्रह। ठीक है, यहाँ से आपको ये हनिट धातु को याद करना है, हलंत धातु को। ठीक है, सूरी से लेकर, यहाँ से लेकर सूरी से लेकर के ये सूरी सु, ये सूरी सु धू तंचु ओवृष्टु अंजु, यहाँ से स्टार्ट कर करके आपको ये व्रीहु तक, और व्रीहु के बाद में फिर रद नश त्रिप द्रिप यहाँ तक याद करना है, कुछ तक याद करना है। ठीक है ना आपको? और अजंत धातु का भी, अजंत धातु को इस प्रकार याद कर लीजिएगा। ठीक है, अजंत धातु को ये रहा, जो मैंने रेड मार्क कर रखी है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये जो रेड डॉट कर रखी, मार्क कर रखी, इनको सिर्फ नाम पढ़ना है। श्री श्री शिंग डिंग यूरु नुस्नु शुष्नु ब्रिंग। ठीक है, इतना याद करिए। और दीर्घ उकारांत और दीर्घ रिकारांत। ठीक है,
अब किसी का कोई और प्रश्न? थिंक आज ये पूरा करेंगे आगे मनीष महोदय। ठीक है महोदय। और शांति पाठ करके पूरा करेंगे। और ये बताइए महोदय, एक मिनट, क्या कहते हैं, अगली कक्षा में क्या करना है? भाव और कर्म करें? बोली, क्या बोले? अगली कक्षा में क्या करें, भाव और कर्म? आपका आवाज कट हो रही है। अगली कक्षा में भाव और कर्म करें। कंप्लीट हो गया अनिट वाला क्या? हाँ, ये सेट अनिट कंप्लीट हो गया ये। अब आपको याद करने का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है? जब तक हम भाव और कर्म, भावाच्य ले लेते, कर्मणि और भावाच्य ले लेते, कर्मणि और भावाच्य ले लेते, ठीक है? चारों लकार में ले लीजिएगा। हाँ, चारों लकार में बन जाएंगे, एक ही बार में बन जाएंगे आपको, एक कक्षा में। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो एक बार चलिए, सार्वधातु के यक वाला है क्या? सार्वधातु के यक? हाँ जी, सार्वधातु के यक वाला प्रकरण, ठीक है, क्योंकि वो भी लेना जरूरी है ना आपका। हाँ, जरूरी है। कितने 20 श्लोक हो गए थे ना आपके? ठीक है, तो 20 हो गए, 21 हो गए थे आपके, ठीक है? महोदय, पहली कक्षा का यानी सार्वधातु का कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? सार्वधातु का एक मिनट रुकिए, मैं एक बार ना ये 2 श्लोकों को पढ़ करके इनका मतलब शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। आप नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, अभी आप ना जो लोग अभी सब लोगों को मुक्त कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद आप रुकिएगा, मैं आपसे, आप पूछिएगा, ठीक है? प्रश्न ओम यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब यावदेतान निरीक्षे हम, तो यावत एतान कौन सी संधि हुई बताएंगे जरा थोड़ा तुरंत? यावत, यावत जलान जशोंते से ताको दाओगे तो यावत बन गया, ठीक है? एतान और निरीक्षे, ठीक है, जोड़ दे तो एतान निरीक्षे बन गया, और निरीक्षे प्लस अहम में कौन सी संधि हुई है बताइए? पूर्व रूप संधि। किस सूत्र से हुई है? एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति, ठीक है। अब देखिए, योद्धु कामान अवस्थितान, कुछ नहीं हुआ। कई मया, तो कई ही मया, कोई बता सकता है यहाँ पर कि र क्यों रहा? और मैंने आपको जिस क्रम से पढ़ाया वहां पर किस क्रम से यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है महोदय, ये तो बात नहीं हुई, कोई प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं हुआ। रू हो गया, और कई है और नहीं है तो र वैसा ही रह जाएगा। हाँ, पूर्व में अवर्ण नहीं है और बाद में अश है। अवर्ण मैंने बताया था ना, अवर्ण भिन्न और बाद में अश, तो इस कारण से हो गया, ठीक है। सहा योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में कुछ नहीं हुआ, जोड़ दिया, ठीक है आपने। अब इसके बाद में योत्स्य क्या है? योत्स्य मानान, योत्स्य मानान प्लस अवेक्षे प्लस अहम, ठीक है। तो योत्स्य मानान अवेक्षे हम, अब यहाँ पर योत्स्य मानान और अवेक्षे तो जुड़ गए केवल। अहम में क्या संधि हुई है? पूर्व रूप, ठीक है। इंगः पदान्तादति। ये एते में कोई निकुंज महोदय है क्या? आम अस्मि महोदय। ये बताइए, ये एते अत्र में या एते अत्र कैसे बन गया, या एते अत्र कैसे बन गया, ये को या कैसे बन गया? कोई भी बता सकता है? कहाँ पर? या एते अत्र में ये था, मूल में क्या था? ये था पहले, उसको या कैसे बन गया संधि करने के बाद? पहले एचो से आई हुआ, या का लोप हो गया। किससे करा लोप आपने? लोप साकल्य, लोप शाकल्य से, ठीक है, ठीक है। किसी के लोप शाकल्य से, ठीक है। तो यह बन गया। हरिओम, आ रही आपको आवाज? लोप शाकल्य। हाँ, अब एते अत्र में इंगा पदान्तादति से पूर्व रूप कर लिया आपने,
समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे, दुर्बुद्धेः और युद्धे को जोड़ा तो क्या बन गया? दुर्बुद्धेर युद्धे, ठीक है, दुर्बुद्धेर युद्धे बन गया, ठीक है। प्रिय चिकीर्षवः, ठीक है, इतना हो गया। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे श्लोकों को ताकि आपकी संधि का अभ्यास होता रहे, ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग हम वो करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और आप सब लोग जा सकते हैं।